भारतीय राजनीति की बात हो और विवादों की या कह लें कि दिलचस्प कहानियों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब बात लालू प्रसाद यादव की आती है तो ये सफ़र अपने आप में बेहद अनोखा और प्रभावशाली हो जाता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस दिग्गज के उस सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारतीय राजनीति में एक गहरी छाप छोड़ी है। अब ये जो पूरा सफर है ना, ये एक बहुत ही गहरे विरोधाभास से भरा हुआ है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हम एक ऐसे दूरदर्शी नेता को देखते हैं जिसने पिछड़े वर्गों के अधिकारों की पुरजोर वकालत की और भारतीय रेलवे जैसी एक विशाल संस्था की पूरी तरह से कायापलट कर दी। लेकिन ठीक दूसरी तरफ एक ऐसा सफर भी है जो चारा घोटाले जैसे बेहद गंभीर विवादों से घिर गया। एक ऐसा विवाद जिसके चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। सच कहूं तो यही द्वंद्व इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस राजनीतिक दिग्गज का उदय हुआ कैसे। अब ये बात सुनकर शायद आप लोग थोड़ा चौंक जाएं। उनकी जो सार्वजनिक छवि हम अक्सर देखते हैं, एकदम ठेठ देसी और मजाकिया नेता की, उसके बिल्कुल उलट उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत ही मजबूत रही है। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से उन्होंने कानून में स्नातक यानी एलएलबी की पढ़ाई की और साथ ही राजनीति शास्त्र में एमए भी किया। मतलब उस बेबाक और देसी अंदाज के पीछे वास्तव में एक बेहद उच्च शिक्षित और कानून की गहरी समझ रखने वाला दिमाग मौजूद था। अगर हम उनके शुरुआती सफर पर नजर डालें तो छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए 70 के दशक में वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ गए और यहीं से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली। इसके बाद तो जैसे उनका राजनीतिक ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर गया। 1977 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता, फिर 90 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और आगे चलकर 97 में अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बना ली। सड़क के उन छात्र आंदोलनों ने उन्हें सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया था। और इस सब में सबसे खास बात क्या थी? उम्र, महज 29 साल। जी हां, 1977 में जब वो पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए तब उनकी उम्र केवल 29 वर्ष थी। भारतीय राजनीति में इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर संसद में पहुंचना वाकई एक असाधारण उपलब्धि है। ये साफ दिखाता है कि उनकी शुरुआती राजनीतिक समझ और लोकप्रियता कितनी मजबूत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उनके नेतृत्व और सामाजिक न्याय के उस एजेंडे की तरफ जो उनकी राजनीति का केंद्र रहा। 1990 से लेकर 97 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो पूरा फोकस था वो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्य धारा में लाने पर था। उनका मुख्य एजेंडा ही यही था कि पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक सशक्त राजनीतिक आवाज दी जाए। और अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से देखें तो इन वर्गों के राजनीतिक उत्थान का एक बहुत बड़ा श्रेय उनके इसी कार्यकाल को दिया जाता है। और हाँ, इस राजनीतिक यात्रा में उनका परिवार भी राज्य की राजनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। हम सब जानते हैं कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। 9 बच्चों के इस परिवार से आज उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सक्रिय राजनीति में हैं और उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूरी तरह से दिखाता है कि बिहार की राजनीति में उनके परिवार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। अब आते हैं उनके करियर के एक ऐसे दौर पर जिसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हुई। भारतीय रेलवे की काया पलट। 2004 से 9 के बीच का वो समय याद है जब वो केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। ये वाकई में एक केस स्टडी जैसा है। 2004 से पहले भारतीय रेलवे भारी वित्तीय घाटे से जूझ रही थी, लेकिन उनके कार्यकाल में रेलवे ने एक तरह से ऐतिहासिक परिवर्तन देखा। वो घाटे में चल रही संस्था अचानक से एक अत्यधिक मुनाफे वाली संस्था में तब्दील हो गई। एक इतने विशाल और घाटे वाले सरकारी तंत्र को फायदे में लाने के इस प्रशासनिक कदम के लिए उस वक्त उनकी हर तरफ जमकर तारीफ हुई थी। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है और यहाँ वो टर्निंग पॉइंट था चारा घोटाला और उससे जुड़े गंभीर विवाद। यहीं से एक ऐसा अध्याय शुरू होता है जिसने उनकी उस बेरोक-टोक सत्ता पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। चारा घोटाला भ्रष्टाचार का एक ऐसा विशाल मामला जिसने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक तरह से भूचाल ला दिया। सही मायने में ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने उनके पूरे सफर की दिशा ही बदलकर रख दी। और इस घोटाले के परिणाम बेहद गंभीर साबित हुए। विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देना पड़ा। बात सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रुकी, इसके बाद उन्हें एक बहुत लंबी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा
और अंततः जेल की सजा भी काटनी पड़ी। ये सारे घटनाक्रम उनके राजनीतिक करियर के सबसे अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। खैर, इन सब के बावजूद हम उनकी विरासत और उनकी उस खास बेबाक शैली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतने सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, इतने विवाद हुए, लेकिन एक बात जो हमेशा कायम रही वो था जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उनकी अनूठी संचार शैली, उनकी वो हाजिर जवाबी, उनका मजाकिया अंदाज और बात करने की एक खास देसी शैली। इसी की वजह से वो आम लोगों से तुरंत कनेक्ट कर जाते थे। और सच कहूं तो इसी अंदाज ने यह सुनिश्चित किया कि जमीनी स्तर पर उनकी लोकप्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। उनकी जो जीवनी है ना, उसका शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। गोपालगंज से रायसीना, मेरी राजनीतिक यात्रा। गोपालगंज के एक छोटे से गांव फुलवरिया से निकलकर देश की सत्ता के सबसे बड़े केंद्र यानी दिल्ली के रायसीना हिल तक का ये जो सफ़र है, ये वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बिल्कुल ज़मीन से उठकर सीधे शीर्ष तक की दूरी तय की। तो इस सब को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आने वाले समय में इतिहास इस पूरी जटिल विरासत को आखिर कैसे तौलेगा? तराजू के एक पड़ले पर हाशिए के वर्गों के लिए किया गया सामाजिक न्याय और रेलवे का वो ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले की सज़ा और वो तमाम विवाद हैं। इस बेहद जटिल संतुलन को समझना ही भारतीय राजनीति के इस सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को समझना है। इस दिलचस्प और निष्पक्ष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।